आज की क्लास में चैप्टर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इतने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर उनको एग्रीगेट कर दिया जाए, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक आपने क्वेश्चन ऐसा देखा होगा कि इस साइड आपको डिजीज का नाम लिखा रहता है यहाँ पे, और इस साइड आपको उसका कॉजेटिव एजेंट लिखा रहता है और आपको उसको पेयर करना होता है, मतलब वो मिसमैच दिया होता है, उसको आपको राइट राइट वहां पे मैच करके एग्जाम में लिखना होता है। तो वो किस बेसिस पे दिया जाता है ये चेक करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आपको वहां पे डिजीज का नाम दिया जाए और चारों की कॉजेटिव एजेंट्स आपको, जैसे ए, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ए बी सी डी, चार आपको डिजीज दिए हैं, चारों के पॉजिटिव एजेंट्स लिखने हैं आपको, तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि शॉर्ट अगर क्वेश्चन है तो हम उसको शॉर्ट के फॉर्म में ही तैयार करें, उसको किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, एक क्वेश्चन हम लोग दैट इज, मेरे साथ साथ लिखेंगे, मैं भी तो लिख ही रही हूँ आपके लिए, है ना। नहीं तो क्वेश्चन तो यहाँ पे पेस्ट कर सकती थी मैं, बट इसलिए लिख रही हूँ आपके लिए ताकि आपको याद भी होता जाए साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्टेट why an antibody, why an antibody it is represented as H2L2। सुना हुआ क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको यहाँ पे एंटीबॉडी के डायग्राम्स देखने चाहिए। क्या देखने चाहिए आपको यहाँ पे, एंटीबॉडी कैसा दिखता है। तो आपको मैंने सिखा रखा है कि जब आप एंटीबॉडी के डायग्राम को देख रहे थे, इसके स्ट्रक्चर को देख रहे थे, तो ये आपको एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा था, और ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वो भी कैसा दिखता है, उसमें भी इसके पास दो हैवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं। ऐसे एक जीरो लेवल का बेसिक सा डायग्राम उठाते हैं, क्योंकि आपका समझा हुआ है सब कुछ, बस मैं इसको रिवीजन वर्क के तौर पे करा रही हूँ ताकि एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, और लिखना भी आपको इसी तरीके से, जिसकी वजह से मैं भी आपके साथ साथ लिख रही हूँ। ठीक है, इसको आपको एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे करना क्या है, ऐसे ड्रॉ करना है। ये तो खैर इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको याद है, उसको ऐसे ड्रॉ करना है। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, इसके आंसर को लिखने के लिए जब आप इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, पहले तो आपने ये बनाया, टू हेवी चेन्स, दीज आर टू हेवी चेन्स, ठीक है, दीज आर टू लाइट चेन्स, ये भी ठीक है। और अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ लिख लीजिएगा, ये रहा एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास क्या है, 1 and 2 हैवी चेन्स एंड 1 and 2 लाइट चेन्स, सो इट इज रेफर्ड एज H2L2, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, हम लोग इसको H2L2 रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा, काफी आसान सा इजी सा क्वेश्चन हमने उठाया है, जीरो लेवल क्वेश्चन है, इसे करते करते आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, जो दिख रहा है वही लिखेंगे, आपको कुछ रटना नहीं है यहाँ पे, कुछ भी आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी यहाँ पे। चलिए आंसर लिखिए इसका, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको दिख रहा है एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, तो लिख दीजिए, रटना नहीं है, ये स्ट्रक्चर मैंने तभी यहाँ पे लगाया ताकि आपको एक भी चीज जो है वो रिपीट करके रट के याद ना करनी पड़े। तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आर, कैसा दिख रहा है आपको, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स with 2
2 चेन है इसके पास विथ 2 चेन्स या 2 टाइप्स ऑफ चेन्स, 4 पेप्टाइड। अच्छा, पेप्टाइड किसको बोलते हैं हम लोग? पेप्टाइड हमेशा हम प्रोटीनेशियस चेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रोटीनेशियस चेन को बोलते हैं, ठीक है। 4 पेप्टाइड है इसके पास, दैट इज, और हमेशा ही मैंने आपको सिखाया है कि एग्जाम में आपको थोड़ा इसको वेटेज देने के लिए रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ज्यादा देना है। जैसे यहाँ पे आपके पास ऐसे कर दीजिए इसको, 4 पेप्टाइड्स जो है उसमें से आपको पता है कि ये क्या करता है, H2L2 बोल रहा है ना, तो लिखिए इसके पास क्या है, 2 heavy chains, heavy chains and 2 light chains। दो क्या है इसके पास? लाइट चेन्स, ठीक। तो इसकी वजह से हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? H2L2। क्या बोला हमने इसकी वजह से इसको? H2L2। नीचे एक लाइन लिख दीजिए, आ ही जाएगा, थोड़ा अगर छोटा सा लिखिए तो। सो एंटीबॉडी, सो एंटीबॉडी is represented as H2L2। फिनिश, H2L2। चलिए हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसमें से क्वेश्चंस निकालने हो आपको तो एक और क्वेश्चन, अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन से अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं पूछ के देखती हूँ, या फिर रैंडमली अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो एक और क्वेश्चन क्या बनता है आपका? व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटीबॉडी? क्या क्वेश्चन बनता है आपका? व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटीबॉडी? रीजन ये है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। ऑप्शन की बात तो खैर बाद के लिए मैं कर रही हूँ, एक नीट के लेवल पे जाके अगर हम देखें तो अगर आपको वहां पे पूछ लिया जाए कि ये कार्बोहाइड्रेट का होगा, फैट का होगा, प्रोटीन का होगा, जो भी एक्स वाई है, तो पेप्टाइड, पेप्टाइड हम किसको बोल रहे हैं? प्रोटीन को बोल रहे हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, मेंशन द नेचर ऑफ एंटीबॉडी, तो कैसा हो जाएगा? ये प्रोटीनेशियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द नेचर ऑफ, mention the nature of antibody। कुछ नहीं करना, आंसर में लिख लीजिए प्रोटीनेशियस। कैसा है ये? प्रोटीनेशियस। ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड चेन लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तो सीख रखा है आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो प्रीवियस जो आपने देखा ना क्वेश्चन, उसी से हमने आइसोलेट करके बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स करके हम लोग कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को इनडायरेक्ट बनाया जाता है। क्या बोलने का मतलब है? नेम द इन्फेक्शन, नेम द infection and its causative agent, causative
agent if a patient is prescribed is prescribed the antiretroviral therapy. रेट्रोवायरल थेरेपी, पहले मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन, आंसर तो खैर आपको पता ही होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे आया ना क्वेश्चन एंटी रेट्रोवायरल, क्या लिखा है यहाँ पे, कीवर्ड इज द रेट्रोवायरल, जो आपको आंसर दिखाने का काम करेगा। क्योंकि मैंने आपको ये बात सिखा रखी है कि रेट्रोवायरस, अगर हम किसका जिक्र करते हैं यहाँ पे, रेट्रोवायरस का जिक्र करते हैं, तो रेट्रोवायरस का मतलब है वो वायरस जिसके पास आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है, और एनिमल्स को जो वायरस इन्फेक्ट करने का काम करता है उनके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आज तक जितने रिसर्च हुए हैं वो आरएनए देखा गया है। ठीक है, तो क्योंकि आपके सिलेबस में जब तक आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे थे तब तक, और मतलब जब ये बुक प्रिंटेड है मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है, हालांकि आप लोग तो लॉकडाउन और ये सब कोरोना के टाइम से उभर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए थेरेपी उसको दी जा रही है रेट्रोवायरस के अगेंस्ट में, तो उसको कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी है, उसको एड्स की बीमारी है। एड्स का पॉजिटिव एजेंट आपको पता है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज एचआईवी। ठीक है, तो क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब तक में आपको कोरोना का केस जो है वो आपकी बुक में नहीं था, लेकिन हाँ, रिवाइज करके नेक्स्ट ईयर जो बुक आएगी उसमें 2000% गारंटी के साथ इसके बारे में जरूर जिक्र किया जाएगा, क्योंकि कोई भी बचपन से आज तक हमने ऐसा डिजीज नहीं सुना था जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ जाए कि लॉकडाउन लगाना पड़े, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। द डिजीज इज, पता ही आपको, द डिजीज इज एड्स and its positive agent is HIV। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, HIV है। ठीक है, चलिए हो गया ये। एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है मे भी पूछ लिया जाए आपसे, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त नहीं बताया। ठीक है, नया क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। चलिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ ये होता क्या है। देखिए क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है, सिर्फ मैंने आपको एक टर्म बताया, आपको पता है होता क्या है। देखिए ये मेडिसिन की वैसी ब्रांच है, जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, ये कोई पेशेंट है, ये डॉक्टर के पास गया, ठीक है, इसने बोला कि मेरे पास ये सारे सिम्टम्स हैं, मुझे ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर का काम क्या है, अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज है, अगर ये जो डॉक्टर के पास जा रहा है अगर ये बता रहा है कि इसको क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, तो डॉक्टर उससे पूछना स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइफाइड का मैं एग्जांपल दे ही देती हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ पे इसको टाइफाइड हो गया, बट इस बंदे को नहीं पता कि इसको टाइफाइड हुआ है। ठीक है, टाइफाइड टी लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पर्सन को नहीं पता कि इसको टाइफाइड है, ये जाके अपने सिम्टम्स बता रहा है, कोई विलेज का पर्सन है, शहर वालों को भी नहीं पता होता। तो डॉक्टर क्या पूछते हैं, अच्छा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने बाहर से कोई खाना खाया था, कुछ ऐसा इन्फेक्शियस लिया था,
कोई ऐसे फूड को कंज्यूम किया था जिससे तुमको फूड पॉइजनिंग हो गई। कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये डॉक्टर ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो इसको ये सिम्टम्स आए हैं उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है क्या। इसने बताया नहीं, मैं तो मोस्टली बाहर ही खाता हूँ। आधी बात इनको समझ आई, ठीक है। तो एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है या ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो इस चीज को लेके डील करता है। यहाँ पे मैं आपको रफ में लिख रही हूँ, आगे तो मैं लिख ही रही हूँ। कॉज ऑफ डिजीज क्या है, बीमारी किससे हुई है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब कैसे वो इस पर्सन तक पहुंचा। चलो अब हो गया तो क्या कर सकता है ये, है ना। बचने के लिए तो गया है, मरने के लिए तो गया नहीं है। अब हो ही गया जब तो ऑब्वियस है। प्रिकॉशंस भी देखना है यहाँ पे, क्या देखना है, प्रिकॉशंस भी देखना है, और दूसरे फैक्टर्स भी जो इस बंदे को हेल्दी बना सके, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है। देखिए आंसर लिखिए इसका। एक नया क्वेश्चन है, बाकी तो आप जानती हैं, ये बात तो आपको पता है। अगर कोई पर्सन डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर का यही काम है, वो देखेंगे कैसे ट्रांसमिट हुआ है, क्या मतलब कॉज है उसका, क्या प्रिकॉशंस उसको लेना चाहिए। फिर उसको मना किया जाता है कि आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है कि आपको बाहर का कुछ भी फूड यहाँ पे कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। एपिडेमियोलॉजी is the branch of is the branch of medicine which deals with the which deals with the causes of, पहला क्या आया, कॉजेज ऑफ डिजीज। जो मैंने बोला है वही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। कॉज देखना है, ठीक है। और क्या देखना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ए जैसा लग रहा है, ये मेड लग रहा है, एक मिनट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और क्या देखना है, मतलब उसको अब किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रिकॉशंस पे। प्रिकॉशंस ऑफ डिजीज, प्रिकॉशंस ऑफ डिजीज and other factors, other factors relating to health and disease, relating to health and disease, disease। चलिए हो गया, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब होना तो नहीं चाहिए था बट पूछा जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब पूछे जाते हैं तो प्रैक्टिस कर ही लीजिए, हो सकता है एग्जाम में लिखा रहे। बहुत आसान सा है बट कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि उसके आंसर में लिखना क्या है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे रेमेडियल मेजर्स आपको बताने हैं जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ। लिस्ट
3 remedial 3 remedial measures। अगर आप लोग को आंसर आता है तो मैं थोड़ा सा ठहरती हूँ, आप बता भी सकते हैं मुझे, उसके बाद में उसमें हो सकता है कि आप कुछ नया पॉइंट मुझे बताएं, मैं उसको भी ऐड करके लिख दूंगी आगे, ठीक है। remedial measures to treat microbial infections। ठीक है, देखिए बहुत आसान है इसको लिखना, इसका आंसर लिखना ही बहुत इजी है। अब जैसे कुछ अगर हम लोग ध्यान दें, अभी जैसे मैंने आपको टाइफाइड का एग्जांपल बताया, तो होता क्यों है वो, कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर इन सारी चीजों से होता है। आप गए गोलगप्पे खाने, अब उसमें पता चला जैसे तैसे वाटर से जैसे तैसे पानी से उसको बना दिया, तो इन्फेक्शन तो आपको होगा ही होगा। तो आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, कंज्यूम हेल्दी फूड, सेफ ड्रिंकिंग एंड प्योर एयर, ये सारी चीजें लेनी चाहिए। और जो प्योर एयर ले रहे हैं और ड्रिंकिंग वाटर भी कैसा ले रहे हैं, वहां पे क्लीन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्राउडेड प्लेस को आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे अगर स्टेशन की बात करें या किसी ऐसे क्राउडेड प्लेस की बात करें जहां पे आप बैठे हुए हैं, आपके साथ कोई एयरबोर्न डिजीज वाला बंदा बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से आपको वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचने का हमें बस सीखना है। ये नहीं पूछा जा रहा एड्स से कैसे बचेंगे, ये यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा। आसान सा एक क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, बट हम लोग लिख लेते हैं इसको। चलिए आंसर में लिखिए, फॉलोइंग आर द प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पहला लिखिए, अवॉइड being in crowded places, crowded places, then consume healthy food, एक मिनट, healthy food, clean drinking water, and pure air। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइजीन है नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज हाइजीन। मेंटेनिंग मेंटेनिंग कम्युनिटी as well as personal hygiene through
वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बोला जा रहा है जैसे बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं, आपको पता है ना, जब कोई छोटा बच्चा किसी छोटे बच्चे का बॉर्न होता है तो कभी 1 मंथ के बाद, कभी 2 मंथ के बाद, ऐसे ऐसे करके 1 से 2 ईयर तक उसको बहुत सारे इंजेक्शन वैक्सीन लगाए जाते हैं, जैसे न्यूमोनिया के लिए, रोटा वायरस के लिए, इन सारी चीजों के लिए। तो तभी यहाँ पे वैक्सीनेशन में लिख रही हूँ, ठीक है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं तो आप आपके दिमाग में एक क्वेरी आएगी, भाई अच्छा खासा हेल्दी पर्सन है वो ऐसे ही जाके कैसे वैक्सीन ले लेगा, ये मैं उस सेंस में लिख रही हूँ, ठीक है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पहले मैं रफ वर्क करती हूँ। मैंने आपको एक बात सिखाई थी वायरस के बारे में जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी। मैंने आपको बोला था अगर कोई वायरस है उसके पास दो ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, एक है आरएनए और दूसरा है डीएनए। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो वायरस आरएनए कंटेन करेगा या जो वायरस डीएनए कंटेन करेगा, दोनों में से ज्यादा पैथोजेनिक वायरस कौन सा होगा? जो आरएनए कंटेन करेगा वो या फिर जो डीएनए कंटेन करेगा वो? तो इसका रीजन इसके अंदर लाई करता है कि आरएनए को जब भी देखा जाता है तो आरएनए क्या है? आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, while DNA is the double stranded polynucleotide chain। ठीक है, तो ये डीएनए जो है अपने स्ट्रक्चर वाइज ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि आपने चैप्टर 6 बहुत अच्छे से कर रखा है मेरे से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां पे मैंने आपको ये बात सिखा रखी है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ यहाँ पे बेस पेयरिंग करी होती है, इसको स्टेबिलिटी दे रखी होती है, किसको? डीएनए को, ठीक है। तो जिसकी वजह से ज्यादा यहाँ पे डेंजरस कौन सा हो जाता है, ज्यादा पैथोजेनिक कौन सा हो जाता है, यहाँ पे जो है, तो इसको हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट ही पेज पे करते हैं, इसको रहने दीजिए, नीचे कंजेस्टेड सा हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, इस पेज पे नेक्स्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, विच पैथोजेनिक वायरस, विच पैथोजेनिक वायरस वुड म्यूटेट फास्टर, म्यूटेशन भी फास्टर करेगा। तो म्यूटेशन तो तभी होगा ना जब वो लेस स्टेबल होगा, वो ज्यादा म्यूटेशन करेगा, ठीक है, वुड म्यूटेट फास्टर। अब ऐसे आपको चैप्टर में नहीं दिया गया था, तो इसको करने से इस चैप्टर की फिनिशिंग भी अच्छी हो रही होगी आपकी। पूछा क्या जा रहा है, एक एक जिसके पास क्या है? डीएनए, और दूसरा जिसके पास आरएनए, दोनों में से ज्यादा स्टेबल, मतलब दोनों में से ज्यादा फास्ट म्यूटेशन कौन करेगा? वन विद डीएनए और आरएनए। चलिए आंसर लिखते हैं हम लोग, समझा तो मैंने रखा है, आंसर में लिखिए, द पैथोजेनिक वायरस, द पैथोजेनिक वायरस, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज करने वाला, पैथोजन मतलब ही होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। द पैथोजेनिक वायरस with RNA
with RNA would mutate faster, would mutate faster than DNA as DNA is more stable. DNA is more stable and poses better repair mechanisms. Repair mechanisms. डीएनए में एक खासियत क्या है, मैं लिखने के पहले आपको एक चीज समझा देती हूँ। शायद आपको पता नहीं है, यूट्यूब के ऊपर जब आप सर्च करेंगे ना तो उन्होंने ना कुछ फ्रीक्वेंसीज डाली होती है, म्यूजिक होता है, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड म्यूजिक होता है, और जिसके नीचे लिखा रहता है डीएनए रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिखा रहता है। आप देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा, आज आप लिखिएगा यूट्यूब में डीएनए रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। आप जो प्रोग्रामिंग उसके अंदर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी सेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बनती है, ठीक है। तो ऐसा कैसे बना दिया उसने, ऐसा फ्रीक्वेंसी क्यों लिख दिया उसने, क्योंकि लोगों को ये बात पता है कि डीएनए जो है वो क्या कर सकता है, अगर कहीं पे कुछ बेस पेयर में, मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, क्योंकि कहीं पे बेस पेयर में अगर कुछ क्या है, एबनॉर्मलिटी आई, लेकिन ये छोटे लेवल पे, मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रही हूँ कि कोई डेंजरस हॉरिबल सा हो जाए, किसी को एड्स हो जाए, मैं तब की बात नहीं कर रही, मैं छोटे लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर कुछ माइन्यूट सा होता है तो डीएनए जो है उसका करेक्शन कर लेता है खुद ही खुद, तो जिसकी वजह से भी म्यूटेशन इसमें पॉसिबल है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिख रहे हैं। चलिए आगे लिख रहे हैं हम लोग, they have the potential to rectify rectify मतलब करेक्शन होता है, ठीक है। टू रेक्टिफाई, थोड़ा हैंग कर रहा है आगे, rectify the changes in base pairs, in base pairs। अब बेस पेयर आरएनए में तो होने से रहा, ऐसा तो इम्पॉसिबल होगा नहीं। बेस पेयर आप जब भी लिख रहे हैं दैट मीन्स कि आप किसको यहाँ पे बोल रहे हैं, आप यहाँ पे डीएनए को बोल रहे हैं, बेस पेयर्स। अगर हुआ तो तब की बात है, इफ एनी as soon as a change has occurred। चलिए हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जाता है कैंसर के डिटेक्शन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, इसको कर लिया होगा आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं कि कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे। कोई पर्सन है, उसको कैंसर हो गया, ठीक है। अब डिटेक्ट कर लिया तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछा गया। आप देखेंगे ना जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के, तो उसमें आप नोटिस करेंगे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। चलिए लिखिए क्वेश्चन उसके लिए, हाउ टू डिटेक्ट कैंसर, हाउ टू डिटेक्ट कैंसर। अब कैसे इसका करेक्शन होगा, उसके लिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लिखिए। व्हाट आर a few approaches a few approaches to treat cancer, to treat cancer। चलिए, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक पार्ट ये पूछ रहा है कि इसको पहचानेंगे कैसे, मतलब डिटेक्ट कैसे होगा कि इसको कैंसर हो चुका है। और अगर आपने उसको डिटेक्ट कर लिया तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। थोड़ा मतलब लेंथी क्वेश्चन है ये, बट हम लोग उसको शॉर्ट में निपटाएंगे। पहली बात ये कि कैंसर को डिटेक्ट करने के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसके लिए एक पैरा आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया गया था, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये अर्ली, कुछ बॉडी पार्ट्स में अर्ली स्टेजेस में पता चलता है, कहीं कहीं पे अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता, काफी लेट स्टेज में पता चलता। जैसे बोन मैरो रिलेटेड कैंसर वगैरह किसी को होता है तो बहुत बाद में पता चलता है ना। तो बहुत सारी चीज, जैसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने सुना है बायोप्सी कराया, उससे भी पता चल सकता है। कुछ केस में रेडियोग्राफी से पता चल सकता है, कुछ केस में एमआरआई से पता चल सकता है। तो ये सब क्या है, डिटेक्टिव मेथड्स है, ठीक है। और अर्ली स्टेज पे भी पता चल सकता है अगर क्या किया जाए, पीसीआर मैकेनिज्म वहां पे अप्लाई किया जाए। तो मैंने बोला नॉर्मल छोटे मोटे मेथड से आप चेक करते रहेंगे तब तो लेट पता चलेगा, लेकिन अगर पीसीआर वगैरह टेक्निक आप वहां पे अप्लाई कर देंगे तो उससे जल्दी पता चल सकता है। चलिए, और जितनी जल्दी इसकी पहचान होती है उतना अच्छा होता है ना। कैंसर कैन बी डिटेक्टेड, cancer can be detected at early stages जरूरी भी है ये, इसलिए हम लोग इसके आगे ऐड कर देते हैं अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल। अगर आप बचना चाहते हैं तो अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए, ऐसे कर दीजिए उसको, क्योंकि हम लोग मेथड्स लिखने वाले हैं आगे जाके। ऐसे कर दीजिए, फॉलोइंग और diagnosis diagnosis and detection areas। चलिए फटाफट लिखते चलिए, जो जो है आपको दिया गया है और जो जो आपने सुन रखा है सब लिखना है इसमें, ठीक है। पहला लिखिए,
tests for increased cell count। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कैंसर का तो मतलब ही है ना कि ये जो सेल डिवीजन है 1 से 2 ग्रो कर रहा है, 2 से 4 ग्रो कर रहा है, ये एबनॉर्मल हो गया वहां पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नंबर ऑफ सेल होना चाहिए था उससे ज्यादा सेल्स वहां पे अवेलेबल है, इसके लिए मैंने लिखा टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट। उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, जैसे ब्लड कैंसर वगैरह, इससे आसानी से पता चल सकता है ब्लड कैंसर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। हिस्टो, ये सब डायरेक्ट सीधा सीधा आपकी बुक में दिया गया, देखिएगा ध्यान से। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट, बायोप्सी क्या होता है पता है आपको? देखिए, मान लीजिए किसी को ऐसा शक है कि उसके स्टमक में कैंसर है, एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ठीक है? तो उसके स्टमक के अंदर ले जाके और स्टमक के वॉल से कुछ सेल्स या टिश्यूज को स्क्रैच करके फिर वापस इसको यहाँ से रिमूव किया जाता है, और वहां के उस सेल को फिर लैब में ले जाके टेस्ट किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जगह पे रिलेटेड कुछ सेल जो है वो अपना एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट लिख लीजिए, बायोप्सी ऑफ ब्लड और टिश्यूज और बोन मैरो। मतलब क्या है कुल मिला के, आपको जहां का शक है उस जगह से रिलेटेड इनमें से किसी का भी टेस्ट करेंगे तो आपको ये पता चल सकता है कि वहां के जो सेल्स हैं वो कैंसरस हैं या नहीं, ठीक? देन जो आपने सुना है दैट इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी को शॉर्ट में सीटी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को एमआरआई। ये सब इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को ट्रीट करने के लिए, मतलब डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है? टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए, जैसे एंटीबॉडी पे अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा सेल है जो एंटीबॉडी की तरह, देखिए ये एंटीबॉडी है, एक रफ वर्क में यहाँ कर रही हूँ, साइड में दिख रहा होगा आपको। और एंटीजन जो है, एंटीजन का मतलब होता है एक्सटर्नली कुछ ऐसा है जो बॉडी को, इस आपकी बॉडी की एंटीबॉडी को एबनॉर्मल फील हो रहा है, ठीक है? तो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन की पहचान करना भी क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, उससे भी डिटेक्शन किया जा सकता है। तो मैं उसको लिख रही हूँ यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे 4 पॉइंट्स लिखना कंपलसरी होता है। अगर आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे आपको 6 पॉइंट्स लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है? आपकी मार्किंग स्कीम में ये चीज
प्री डिसाइडेड होती है कि आपको एक पॉइंट के लिए हाफ मार्क्स दिया जाना है, ठीक है, इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मतलब जो मैं लिख रही थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। चलिए एक और लास्ट है, क्योंकि क्या मिस हो गया पता है आपको, हमने जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पढ़ाई करी थी, मैंने जो आपको सिखाया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसको तो हमने लिखा ही नहीं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी अप्लाई अगर हम करें पीसीआर वगैरह, तो उससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं किसी को कैंसर है या नहीं है। अच्छा खासा स्पेस हो गया नीचे, में लिख देती हूँ। 6 पॉइंट लिख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स टू डिटेक्ट genes with inherited susceptibility 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 to a few cancers, to a few cancers। चलिए हो गया ये सब डिटेक्टिव मेथड आप ध्यान देंगे। अगर आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा आप 4 पॉइंट लिखेंगे, अगर आपसे 3 नंबर का पूछा जाएगा आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं वहां पे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में कि लेंदी है, याद होता है ना तो बच्चा फटाफट लिखता है एग्जाम में, फिर टाइम नहीं जाता उसमें लिखने का। अब हमारे पास ट्रीटमेंट का सेकंड पार्ट है, मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ पूछ लिया आपसे, ठीक है। हो सकता है हाउ टू डिटेक्ट कैंसर एक ही क्वेश्चन हो आपको, व्हाट आर द फ्यू अप्रोचेस टू ट्रीट कैंसर ये दूसरा क्वेश्चन, मतलब इन दोनों में से कोई दोनों तो नहीं दिया जाएगा है ना, कैंसर ही पे थोड़ी दोनों क्वेश्चन होगा। तो हो सकता है ये आपको अलग से पूछा जाए, तो उस पर आप ध्यान देंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, मैं थोड़ा इधर कर दूं, मतलब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए ये हो गया, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। चलिए सेकंड पार्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट उसका ही पॉसिबल है जिस कैंसर का डिटेक्शन अर्ली स्टेजेस में होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर अब बिल्कुल लास्ट स्टेज है, कहानी ओवर है, सारे कैंसरस सेल नहीं उस जगह को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, फिर तो भगवान भी भला नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे अब मान लीजिए जैसे आपने शरद पवार पॉलिटिशियन जो उनको देखा होगा, थोड़ा सा उनका माउथ जो है वो बाहर से देखने में अब नॉर्मल सा दिखता है, उनको माउथ कैंसर था, तो सर्जरी करके वहां पे कैंसरस सेल हटा दिए गए, ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी की गई है, तो नॉर्मल उतना अच्छा नहीं दिखता है, बट वो बच गए, पहले वो डिटेक्ट हुआ उसकी वजह से, ठीक है। तो इसको लिखिए, लिस्टेड बिलो आर a few approaches that can be that
can be used to treat cancer. Used to treat cancer. पहला जो मैंने सर्जरी बोला अभी अभी वही लिख लीजिए। ट्यूमर को ही रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी करके। सर्जरी टू रिमूव द ट्यूमर। कहीं पे किसी को अर्ली स्टेज में ब्रेन ट्यूमर तक डिटेक्ट होता है, उसको भी निकाला जाता है ना, कहीं भी ट्यूमर हो सकता है। दूसरा, इम्यूनोथेरेपी किया जाता है कैंसरस सेल को किल करने के लिए, मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, दैट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी टू बूस्ट द killing of cancer cells। कैंसर सेल्स। रेडियोथेरेपी भी होती है, उसके पहले सबसे आसान वाला लिखिए। कीमोथेरेपी बहुत सुना होगा आपने, कुछ हो ना हो, जैसे कैंसर का नाम आता है कीमोथेरेपी सबने सुन रखा है। पहले क्या था, इंट्रावेनसली दिया जाता था वो, मतलब प्रॉपर जैसे पानी वानी चढ़ता है उस तरीके से। अब इसके लिए भी बहुत सारे इंजेक्शन आ गए हैं, काफी कॉस्टली आता है, लेकिन बहुत कॉस्टली वो इंजेक्शन आते हैं। देन आपके लिए रेडियोथेरेपी टू किल cancerous cells। कई बार कुछ होता है, अल्फा इंटरफेरोन्स वगैरह भी दिए जाते हैं। इसको हम लोग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मीडिएटर्स बोलते हैं, जो इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा खुद ही ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो एक लास्ट लाइन लिख लीजिए उसके लिए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ biological response mediators biological response mediators such as alpha interferons that activate the immune system thus helping in destroying the tumor, helping in destroying the tumor, the tumor। चलिए, हो गया ये। क्वेश्चंस आपको सारे समझ आए होंगे। ये तो बिल्कुल कहते हैं ना डायरेक्ट सीधा सीधा जो आपके बुक में दिख रहा था वही क्वेश्चन है ये, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया आपको।
उसी को आपको ऐसे समराइज करके लिखना है, बस इतना सिखाया मैंने आपको, ठीक है। दोनों में से कोई एक पार्ट पूछा जाएगा, एक साथ दोनों काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है इस वजह से, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करके कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ओवर करने के लिए, क्योंकि और भी चैप्टर्स हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है।